नेशनल इनकम में हमको तीन चीजें बहुत अच्छी तरह से समझनी है, ठीक है। पहला है हमारा डेप्रीसिएशन, ठीक है। और डेप्रीसिएशन का एक दूसरा नाम भी है डेप्रीसिएशन का, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूं कि डेप्रीसिएशन की दूसरा जो नाम है वो इसमें दिया हुआ भी है। और वो दूसरा नाम क्या है डेप्रीसिएशन का? कैपिटल इसका दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। तो ये डेप्रीसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है वो जरा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। आपको पता ही है पर फिर भी फिर से एक बार, अकाउंट्स में आपने डेप्रीसिएशन पढ़ा हुआ ही है, लेकिन यहाँ पर डेप्रीसिएशन जो है वो थोड़ा सा अलग तरह से समझना है और इसका यूज भी अलग तरीके से है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए डेप्रीसिएशन मतलब क्या? डेप्रीसिएशन जैसा कि आप जानते हैं कि डेप्रीसिएशन मतलब द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स यूसेज। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब जब आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो जो फिक्स एसेट आप यूज करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। एंड द डिक्रीज इन वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट? डेप्रीसिएशन। ओके, तो डेप्रीसिएशन कहाँ काम आता है? नेशनल इनकम में डेप्रीसिएशन कहाँ काम आता है? तो जब हमको नेट इन्वेस्टमेंट पे पहुंचना होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट पे जाना होता है, तो तब क्या काम आता है? डेप्रीसिएशन। क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या कि आपकी जो वैल्यू है, जो असेट है, उसकी कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीनरी परचेस की 10 लाख रुपए में, हर साल उस पर लाख रुपए डेप्रीसिएशन हो रहा है, तो एक साल के बाद उस मशीनरी की वैल्यू बुक ऑफ अकाउंट में दिख रही होगी 10 लाख, लेकिन लाख रुपए डेप्रीसिएशन हो गया, तो उसकी वैल्यू कितनी बची? 9 लाख रुपीज बची ना। तो 9 लाख रुपीज मुझे लाना पड़ेगा। तो 10 लाख रुपीज कॉस्ट प्राइस में से मैं 1 लाख रुपीज डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 9 लाख। अब यहाँ पर नेशनल इनकम कैलकुलेशन में इस 10 लाख को क्या बोलते हैं, 9 लाख को क्या बोलते हैं? तो इस 10 लाख को हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और जो 9 लाख रुपीज आया उसको हम क्या बोलेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट। तो इसी तरह से जब जीडीपी हमारे पास होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी होता है, उस पर से जब हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे पहुंचना होता है एनडीपी पे, तो हम क्या करते हैं? डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ डेप्रीसिएशन इन नेशनल इनकम। बराबर। तो ये तो एक हमारी चीज हुई। दूसरी चीज जो हम नेशनल इनकम में यूज करते हैं वाइडली, तो वो दूसरी चीज क्या है? वो दूसरी चीज आप देखें, उस दूसरी चीज का नाम है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब ये है क्या चीज? ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है क्या, वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, जब आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर द मैन्युफैक्चरर, आपने कोई चीज मैन्युफैक्चर की, 100 रुपीज में कोई चीज मैन्युफैक्चर की, सॉरी 80 रुपीज में आपने चीज मैन्युफैक्चर की। अब आपने सोचा कि इस पर मुझे 20 रुपए तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, तो आपने डिसाइड किया कि 80 रुपए की चीज पर मैं 20 रुपए प्रॉफिट ऐड कर देता हूं, तो वो चीज कितने की हो गई? 100 रुपए की हो गई। अब आप वो चीज 100 रुपए में बेचना चाहते हो या फिर 100 रुपए आपको चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट जो भी चीज आप बेच रहे हो उस पर लगाती है इनडायरेक्ट टैक्स, और वो इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? जनरली जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो अब समझो आपका जो गुड्स है उस पे 18% जीएसटी है। तो इसका मतलब अगर आपने डिसाइड किया कि आप गुड्स 18 रुपए में 100 रुपए में बेचोगे तो 18% तो जीएसटी है, तो 100 रुपए में से आपके पास जो 100 रुपए है उसमें से 18 रुपए तो गवर्नमेंट ले जाएगी, तो आपके पास तो बचा क्या? 82 रुपीज आपके पास बचा। अब 80 रुपीज आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है और आपको मिला 82, तो सिर्फ 2 रुपए बचा। तो आपको पूरा 100 रुपए चाहिए, तो आप क्या करोगे? वो चीज कितने में बेचोगे? बोलिए।
वो चीज आप 118 रुपए में बेचोगे, 118 रुपीज में। सिंपल है, राइट। तो होगा क्या, 118 में आप बेचोगे, 118 आएंगे, उसमें से 18 रुपए आप गवर्नमेंट को दे दोगे, आपके पास बच जाएंगे 100 रुपए, है कि नहीं। तो नेशनल इनकम के हिसाब से अगर इस चीज को समझे तो क्या है, मैं समझाता हूं। 100 रुपए जो है ना, वो है आपकी फैक्टर कॉस्ट, यानी वो पैसा जो आपको चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट लगा रही है 18% टैक्स, तो आप 100 रुपए में 18 रुपए ऐड करके उस चीज को बेचोगे मार्केट में कितने में, 118 रुपए में। तो वो 118 रुपए आपकी क्या आई, वो 118 रुपए आपकी आई मार्केट प्राइस। तो आपने क्या किया, फैक्टर कॉस्ट में क्या किया जिससे आपको मार्केट प्राइस मिला। तो 100 रुपए जो है ना, वो है आपकी फैक्टर कॉस्ट, मतलब जो आपको चाहिए, आपके फैक्टर्स के लिए चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, याद है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड वाले को आपको रेंट देना है, कैपिटल वाले को आपको इंटरेस्ट देना है, लेबर को आपको वेजेस देना है, और जो एंटरप्रेन्योर है यानी कि जो ऑनर है उसको आपको प्रॉफिट देना है। तो 80 रुपए तो बाकी 3 लोगों को देना है, 20 रुपए प्रॉफिट आपको ऑनर को देना है। तो 100 रुपए हुई आपकी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को भी तो 18 रुपए देना है। तो आपने क्या किया, आपकी 100 रुपए की फैक्टर कॉस्ट में 18 रुपए जीएसटी टैक्स ऐड कर दिया, और उसके बाद आपने उसको मार्केट में बेचा 118 में। तो 118 आपकी कौन सी प्राइस हुई, मार्केट प्राइस हुई। तो वो मार्केट प्राइस कैसे आई, फैक्टर कॉस्ट में आपने जब टैक्सेस ऐड किया तो मार्केट प्राइस आई। लेकिन किंतु परंतु इसमें एक और चीज है, और वो है सब्सिडी। अब ये सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि एक काम करो, आपको 100 रुपए चाहिए, तो एक काम करो, आप पब्लिक से 100 रुपए मत लो, मतलब पब्लिक को आप कुछ डिस्काउंट दो, और वो डिस्काउंट हम आपको देंगे, राइट। तो ये ऐसा क्यों, कि गवर्नमेंट कुछ आइटम्स के प्राइसेस जो है ना वो कम रखना चाहती है। तो उसके लिए जो ऑनर है उनको तो आप, मतलब सपोज मैं ऑनर हूं, मैं मेरी चीज कितने में बेचूं, गवर्नमेंट मुझे ऐसा तो बोल नहीं सकती कि नहीं आपको इतने में ही बेचनी पड़ेगी। कुछ रेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, लेकिन मेरा जो प्रॉफिट मुझे चाहिए वो तो मुझे चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती है। पर गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो चीज लोगों को, कस्टमर्स को थोड़े कम दाम पे मिले, ठीक है, ताकि उस चीज का कंजम्पशन बढ़े। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, कि जो सोलर इक्विपमेंट्स है, सोलर इक्विपमेंट्स मतलब क्या होते हैं, उससे क्या फायदा होता है कि उसके आपके जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो बचते हैं, पॉल्यूशन पॉल्यूशन कम होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आप सोलर इक्विपमेंट परचेस करते हैं तो उसमें सब्सिडी मिलती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सोलर इक्विपमेंट 40,000 रुपए का है, गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको इसमें 20% सब्सिडी देंगे, तो वो चीज आपको 32 में ही पड़ेगी, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि वो चीज मुझे, मतलब मैं बाय करने जा रहा हूँ, मुझे 32 में मिल रही है, लेकिन सेलर बोलता है कि मुझे तो पूरे 40,000 चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, काम करो, आप कस्टमर से 32,000 ले लो, 8,000 रुपए हमसे ले लेना, राइट। तो उसी तरह से सपोज 118 रुपए की चीज है, और गवर्नमेंट बोल रही है कि 8 रुपए आप हमसे ले लेना, तो आप कस्टमर से अब कितना लोगे, 118 की चीज थी, 8 रुपए गवर्नमेंट दे रही है, तो 8 रुपए जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है वो मेरी प्राइस में से क्या कर दूंगा, माइनस, और कस्टमर से कितना वसूल करूंगा, 110 रुपए, राइट। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हैं उसमें से सब्सिडी माइनस कर दो, यानी जैसे 18 रुपए जीएसटी था, 8 रुपए सब्सिडी माइनस कर दिया, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका कितना हुआ, 10 रुपए। तो 100 रुपए में आप कितनी कितनी प्राइस ऐड करोगे, 10 रुपए ऐड करके वो चीज कितने में बेचोगे, 110 रुपए में बेचोगे, राइट। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है। अब ये क्या काम आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नेशनल इनकम में कहां काम आता है, देखो जो तीसरी चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं NFIA। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है, ठीक है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की, फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब क्या, तो एक होगा फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि
इंडिया का कोई पर्सन है, इंडिया का कोई व्यक्ति है जो अब्रॉड से कोई पैसा कमा रहा है, चाहे वो यहां से बैठ के काम कर रहा है या अब्रॉड काम कर रहा है, लेकिन वो जो इनकम ला रहा है, इंडिया में ला रहा है, तो वो है नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम बाय नॉर्मल रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड। उसके सामने फैक्टर पेमेंट पेड टू नॉन रेसिडेंट फ्रॉम इंडिया। मतलब क्या कि इंडिया में से कोई नॉन रेसिडेंट पैसा बाहर लेकर जा रहा है वो, तो ये है इनकमिंग, ये है माइनस आउटगोइंग। तो इनकमिंग माइनस आउटगोइंग मतलब क्या आ जाएगा आपका, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब समझो अब्रॉड से आप 100 करोड़ रुपए लाए, मतलब जो इंडियन रेसिडेंट्स है उन्होंने अब्रॉड से 100 करोड़ रुपए कमाए, सामने जो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो मतलब दूसरी कंट्री के लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो समझो अपनी कंट्री में 80 करोड़ रुपए ले गए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हुआ, अब्रॉड की नेट फैक्टर इनकम हुई हमारी 20 करोड़ रुपीस। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब समझ में आया क्या हुआ, कि जो फैक्टर इनकम, फैक्टर्स ऑफ इनकम है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो इंडियन लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने अब्रॉड से मतलब विदेश से जो पैसा अर्न किया है उसको प्लस करेंगे, और उसमें से जो विदेशी लोग, फॉरेनर जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ से फैक्टर इनकम कमा के अपनी कंट्री में ले जा रहे हैं, वो क्या कर देंगे हम, माइनस। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम बोलते हैं NFAI। तो क्वेश्चन ये होता है कि ये NFI कहाँ काम आता है। तो सिंपल सी चीज है, आपको जीडीपी की डेफिनेशन तो पता ही है। जीडीपी में हम क्या लिखते हैं कि जो इनकम इंडिया के अंदर कमाई गई हो, ठीक है ना, जो इंडियन टेरिटरी में कमाई गई हो या इंडिया के अंदर जो इनकम कमाई गई हो, चाहे किसी ने भी कमाई हो, वो हम जीडीपी में ऐड करते हैं। जबकि नेशनल इनकम क्या बोलता है कि इंडिया के अंदर कमाई गई इनकम ध्यान में नहीं लेने की, इंडियन ने कमाई हुई इंडियन इनकम ध्यान में लेने की। तो इसीलिए ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ना, वो कहाँ काम आती है, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के काम आती है। यानी कि जीडीपी को, मतलब हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको अगर मुझे नेट नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये एनएफआई जो है वो मैं ऐड करूंगा। इन शॉर्ट डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है मुझे किस में, अगर डोमेस्टिक को मुझे नेशनल में कन्वर्ट करना है तो मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करूंगा। तो उसी तरह से अगर मुझे नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं NFIA नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम, मतलब अर्न फ्रॉम अब्रॉड में क्या करूंगा, माइनस करूंगा। कब, जब मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे पहुंचना हो तो नेशनल इनकम कैलकुलेशन में इन तीन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक डेप्रिसिएशन का, दूसरा जो है वो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का, और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई वो बताई NFIA। इन तीनों का बहुत 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 बड़ा इंपॉर्टेंस है नेशनल इनकम कैलकुलेशन में। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की 3 मेथड्स हैं, उसमें से जो पहली मेथड है उसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उस मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड की बात करेंगे, उसके बारे में जरा समझिए। तो ये जो वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए कि वैल्यू एडेड होता क्या है। वैल्यू एडेड मतलब क्या कि आप आपके रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, फिनिश गुड्स में। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना मतलब क्या करना, वैल्यू ऐड करना, वैल्यू एडिशन करना। ठीक है, या फिर इसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। प्रोडक्ट मेथड इसलिए बोलते हैं कि इसमें हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि पूरे साल में, ठीक है, हमारे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उन्होंने जो टोटल वैल्यू एडिशन किया, बाय मतलब प्रोडक्ट्स में जितना भी वैल्यू एडिशन किया उसको हम बोलते हैं दी वैल्यू एडिशन या वैल्यू या प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब प्रोडक्शन जो है ना या जो वैल्यू एडेड है उसको दो तरह से समझते हैं। एक है वैल्यू एडेड का मतलब क्या, आप देख सकते हैं टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये आउटपुट क्या होता है, आउटपुट मतलब हम बात कर रहे हैं सेल्स की,
और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है कि आपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, राइट। तो जो फिनिश गुड्स को बेचने से जो पैसा मिला, जो सेल्स प्राइस आई, उसमें से आपने जो इंग्रेडिएंट्स डाले थे, यानी कि जो रॉ मटेरियल जो सबसे पहले यूज किया था, वो रॉ मटेरियल की वैल्यू हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, टोटल वैल्यू एडेड, एंड दैट इज कॉल्ड योर नेशनल इनकम, राइट। तो वैल्यू एडेड का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स, ओनली सेल्स। वो ओनली सेल्स कब मानेंगे कि जितना हमने प्रोडक्शन किया सारा सेल्स कर दिया, मतलब कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास नहीं है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या हो जाएगा, सेल्स। लेकिन अगर आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब क्या, जितना आपके पास स्टॉक बचा है माइनस जितना आपके पास स्टॉक ईयर के स्टार्टिंग में था। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओके। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, वैल्यू एडेड मतलब क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस व्हाट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है द रॉ मटेरियल विच वी हैव यूज्ड। चलो देखो, एक बहुत ही मस्त इलस्ट्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, ठीक है। उस फार्मर ने क्या किया, 600 रुपीज के जो है, सॉरी जो 600 रुपीज के ग्रेन्स, बराबर, ये लो वीट उसने प्रोडक्शन किया, ठीक है। अब उसने क्या किया, सॉरी 400 रुपए का उसने वीट प्रोडक्शन किया, वैल्यू एडेड यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी व्हाट आई एम ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ पे दिया हुआ है कि सपोज उसने वीट जो है वो ग्रो किया, और वो वीट ग्रो करने की उसकी कॉस्ट आई 200 रुपए, या वो उसकी वीट की कॉस्ट कितनी है, 200 रुपीज का उसके पास वीट था। वो 200 रुपीज का वीट उसने क्या किया, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 200 रुपीज दैट इज कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब 200 रुपीज का के पास उसके पास वीट था। अब वो 200 रुपए का वीट उसने 600 रुपए में बेच दिया फ्लोर मिल को, ठीक है। तो फ्लोर मिल के लिए ये 600 रुपए का जो उसने वीट परचेस किया फार्मर के पास से, वो फ्लोर मिल के पास के लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फार्मर के लिए क्या हो गया, ये फाइनल गुड्स। लेकिन फ्लोर मिल के लिए 600 रुपीज का क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, या रॉ मटेरियल उसके लिए 600 रुपए का वीट। अब उसने क्या किया, उस वीट को कन्वर्ट किया फ्लोर में, आटे में, और वो आटा उसने बेचा 800 रुपए में, ठीक है, अंडरस्टूड। तो 600 रुपीज का उसने जो वीट है उसको कन्वर्ट किया फ्लोर में, उसको 800 रुपीज में सेल किया, ओके। अब आगे क्या हुआ, वो 800 रुपए का वीट जो क्या बोलते हैं फ्लोर था, आटा था, वो उसने फ्लोर मिल वाले ने आटे को बेचा बेकर को, कितने में बेचा, 1000 रुपीज में, ठीक है। अब उस बेकर ने उस 1000 रुपीज का जो आटा था उसको कन्वर्ट किया ब्रेड में, और ब्रेड उसने शॉपकीपर को बेची 1200 रुपए में। तो दो तरह से इस चीज को समझना, एक इस तरह से समझेंगे कि ओरिजिनल ये जो ब्रेड है वो ब्रेड का मेन इंग्रेडिएंट क्या हो, व्हीट। तो व्हीट कितने रुपए का था, तो अल्टीमेटली वो जो 200 रुपए के गेहूं थे, व्हीट था, उसको आपने ब्रेड में कन्वर्ट करके 1200 रुपए में बेचा। यानी 200 रुपए की चीज आपने 1200 में बेची, मतलब वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 1000 रुपीज हुआ, ठीक है। दूसरी तरीके से समझे तो इन्होंने देखो यहां पर क्या किया हुआ है, टोटल किया है किसका, वैल्यू एडिशन का। तो ये वैल्यू एडिशन का टोटल कितना है, 2600, और आउटपुट का टोटल कितना है, 3600। तो 3600 में से 2600 माइनस करोगे तो ये 1000 रुपए हुआ वैल्यू एडेड। दूसरी तरीके से समझे तो फार्मर ने कितना वैल्यू ऐड किया, 200 की चीज 600 में बेची, तो फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड की, 400 रुपए। फिर वो 600 रुपए की चीज आगे कितने में बिकी, 800 रुपए में, तो वहां पे फ्लोर मिल वाले ने कितना वैल्यू एडिशन किया, 200 रुपए। उसके बाद फ्लोर मिल से वो चीज गई बेकर में, ठीक है, तो वो उसने कितना वैल्यू एडिशन किया, 200 रुपए, और वो 1000 वाली चीज बाद में गई 1200 रुपए में, यानी वहां पे वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 200। तो 400 200 200 200 टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 1000 रुपए हुआ, ठीक है, अंडरस्टूड। तो
हमने जो फॉर्मूला बताया मैंने आगे आपको, वो क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो अगर आप टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट देखें तो 3600 है, 3600, और कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स कितना है, 2600 रुपए। तो वैल्यू एडेड कितना हुआ, 1000। तो ये वैल्यू एडेड जाएगा हमारी नेशनल इनकम में। अंडरस्टूड? और ये जो वैल्यू एडेड आएगा इसको हम बोलेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या बोलेंगे इसको हम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी दूसरी तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड में। उसमें हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्टरी सेक्टर। इन्होंने तो फोर्थ भी दिया हुआ है, दैट इज क्वाटरनरी सेक्टर। लेकिन 3 सेक्टर भी अगर समझे हम, प्राइमरी सेक्टर या टर्टरी सेक्टर, तो वो क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, नेचुरल एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आता है, फार्मिंग आता है, फिशिंग आता है, ये सब, राइट। तो वहां पे देखो एग्जांपल दिया हुआ, माइनिंग, फार्मिंग, एक्सट्रैक्शन, ये सब किसमें आता है, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है, मतलब जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सेकेंडरी क्या आता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने वाली सारी इंडस्ट्री किसमें आती है, सेकेंडरी में, यानी कि प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। इसमें मैन्युफैक्चरिंग आ गया, प्रोसेसिंग आ गया, कंपोनेंट असेंबलिंग आ गया, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग आ गया। इन शॉर्ट जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो सब किसमें आते हैं, सेकेंडरी में। और तीसरा आता है टर्टरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। यानी उसमें क्या आता है, उसमें आता है रिटेलिंग हो गया, हाउस होल्ड फ्रेंचाइजी हो गया, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीजें किसमें आती है, टर्टरी सेक्टर में। तो एक्चुअली देखने जाए ना, तो कोई भी चीज हम जब बना के बेचते हैं तो ये इसमें ये तीनों चीजें आती हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये ब्रेड की मैं बात करूं, तो फार्मर क्या करेगा, वो प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आया। उसके बाद उस ब्रेड को या जो आटा है उसको ब्रेड में कन्वर्ट करने तक की जो प्रोसेस है, वो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स करेंगे, तो वो किस में आ गए, सेकेंडरी में। उसके बाद उस ब्रेड को मैन्युफैक्चरर से लेकर, मतलब प्रोड्यूसर से लेकर, फैक्ट्री से लेकर रिटेलर तक पहुंचाने का काम, या रिटेलर से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपको अलग अलग सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, टेलीकम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें किस में आती है, सर्विस सेक्टर में। तो इन शॉर्ट ये तीनों सेक्टर्स जो वैल्यू एडिशन करते हैं, उन वैल्यू एडिशन का हम टोटल करते हैं तो हमको क्या मिलता है, नेशनल इनकम मिलता है बाय वैल्यू एडेड मेथड।